नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में हम सब फिर से उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र के बारे में। हमने कुछ प्रमुख मानव तंत्रों के नाम लिखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला जो तंत्र है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र क्या है? तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं, एक आता है आपके संतुलित भोजन। ये नाम आपने 6th क्लास में 7th क्लास में जब साइंस पढ़ना शुरू किया था तब आ चुका है। संतुलित भोजन का तात्पर्य हम कहते हैं कि भोजन की वह मात्रा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, बोल रहा हूँ आप लिखिएगा, भोजन की वह मात्रा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। अब सभी आवश्यक पोषक तत्वों से हमारा तात्पर्य है कि जिस भोजन में, तो हम कहेंगे कि जिस भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व समान एवं कहेंगे पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। अब बात करते हैं कि सभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से। तो इनके अंदर हम पढ़ते हैं, एक आ जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट, वेट, एक आ जाएगा आपके प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो जिस भोजन में ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है उतनी मात्रा में उपस्थित हो, तो अपन उस भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन। अब भोजन में ये सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं, एक साथ में उपस्थित रहते हैं। अब शरीर को इनकी जरूरत है, लेकिन शरीर की कोशिका इन सबको एक साथ में नहीं ले सकती। शरीर की कोशिकाओं को ये अलग अलग रूप में चाहिए। कोशिकाओं का कुछ समूह है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मतलब रखता है, बाकी वाले से उन्हें कोई मतलब नहीं, तो उसको सिर्फ चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कुछ कोशिकाओं का समूह जिसको सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, उसको बाकी वाली किसी भी पोषक तत्व से मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे कि कोशिकाओं को ये अलग अलग रूप में चाहिए, एक एक साथ में नहीं चाहिए, अलग अलग रूप में चाहिए। तो कोशिकाएं इसको क्या करती है, तो जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में ये सभी तत्व एक साथ सम्मिलित रूप में होते हैं। एक साथ में जो हम खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर ये सभी एक साथ में उपस्थित है। इसे हम कहते हैं भोजन का जटिल रूप। ये कहलाता है भोजन का जटिल रूप। अब इस भोजन के जटिल रूप को पहले क्या किया जाता है, जब हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं तो इसको सरल किया जाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट को अलग करते हैं, प्रोटीन को अलग किया जाता है, वसा को अलग, विटामिन अलग, खनिज लवण अलग, जल अलग। अब अलग करने का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में कोई छलनी लेके बैठा है वो सबको अलग करेगा। अलग से हमारा तात्पर्य है कि इन सभी को इनके द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग बांट लिया जाता है। जिसको कोशिकाओं को ये चाहिए तो इसका काम किया जाता है, यानी कि जटिल रूप से भोजन को सरल रूप में बदला जाता है। भोजन को जटिल रूप से इन सबको एक साथ में, सरल रूप में यानी सबको अलग अलग करके बांट दिया जाता है। तो भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है, भोजन को जटिल से सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया ही कहलाती है पाचन। तो हमने देखा क्या है पाचन। तो भोजन का जो जटिल रूप है उसे जटिल से सरल रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं पाचन क्रिया। अब पाचन, वैसे तो हम नाम से बता सकते हैं पाचन यानी कि पचना। अब पचेगा कौन? भोजन। तो हम भोजन जो करते हैं वो जब पचता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। तो चलो परिभाषा लिख देते हैं। पाचन भोजन का जटिल से सरल रूप में बदलने की क्रिया, जटिल से सरल रूप में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की जो क्रिया है पाचन कहलाती है। तो पाचन क्रिया में हम कह रहे हैं, फिर आता है पाचन अंग।
पाचन अंग या पाचक अंग नाम वही। पाचन अंग किसे कहेंगे हम? तो हम कहेंगे कि वे सभी अंग, हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। पाचन क्रिया में काम आने वाले सभी अंगों को हम कहते हैं पाचन अंग। पाचन क्रिया में काम आने वाले अंग पाचन अंग कहलाते हैं। पाचन अंग कहलाते हैं। अब प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हैं? हम आपको जिस ऑर्डर में लिखाया जा रहा है आपको उसी ऑर्डर में याद करना है, उसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहला आता है मुख, दूसरा आता है ग्रसनी, तीसरा आता है, नंबर से याद रखेंगे, ग्रासनली, चौथा आता है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत, छठा है बड़ी आंत और सातवां है मलद्वार। तो आप ये 7 नाम पढ़ रहे हैं पाचन अंगों में, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इसी क्रम में याद रखना है क्योंकि भोजन यहीं से प्रवेश करता है, मुख से, और मलद्वार से ही वापस निकास होता है, यानी कि बाहर निकलता है। मुख से ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से ग्रासनली में, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से लास्ट मलद्वार। अब अगर इसमें आप क्रम चेंज कर देते हैं तो भोजन का क्रम भी, यानी कि पूरी पाचन का क्रम चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है, वो हमारे आंसर सही नहीं होगा। तो आपको ये इसी क्रम में याद रखना है, मुख से ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय वगैरह इसके अंतर्गत। साथ में अगर आप चाहें तो इसके इंग्लिश में भी नाम लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपके माउथ, ग्रसनी हो जाएगा फेरिंग्स, ग्रासनली हो जाएगा ईसोफेगस, आमाशय है आपके स्टमक, छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, और मलद्वार हो जाएगा आपके रेक्टम। अब इन 7 अंगों के साथ साथ में पाचन में 3 ग्रंथियां भी काम आती हैं, जिन्हें हम पाचन ग्रंथि कहते हैं। पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके भी नाम लिख देते हैं हम। पहली है लार ग्रंथि, दूसरा है आपके अग्नाशय, और तीसरी है यकृत। तो हम पढ़ रहे थे पाचन के अंदर हमने पाचन अंग देखा। पाचन अंग 7 प्रकार के पढ़ लिए हमने, किस क्रम में है उस क्रम में याद रखेंगे। और फिर आता है पाचन ग्रंथियां, ये भी पाचन प्रक्रिया में अपना योगदान देती है, सहयोग करती है। तो अब इसी क्रम में हम इनके आगे पढ़ेंगे। हर पाचन प्रक्रिया जिसे कहते हैं कि मुख में भोजन जाएगा तो किस प्रकार से क्या कार्य होगा, ग्रसनी में क्या होगा, ग्रासनली में, आमाशय में, हर एक अंग का अपना अपना योगदान है और उस योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। कल या अगली क्लास हम जब लेंगे तो अगली क्लास में हम देखेंगे पाचन तंत्र कैसा है, उसका डायग्राम बनाएंगे, अच्छा सा चित्र देखेंगे ताकि चित्र के द्वारा हम सभी अंगों को पहचान सकें। और उसके बाद में हर अंग के अंदर पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है वो हम अध्ययन करेंगे। ये वाला आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा और इसी क्रम में याद करिएगा। धन्यवाद।